Hello everyone, my name is Anuradha Mishra and I welcome you all on English by Anuradha YouTube channel. इस एडिटोरियल एक्सप्लेनेशन सेशन में हम बात करने वाले हैं एक एडिटोरियल की जो आज के पेपर में था। ओके, तो आज का एडिटोरियल है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। एवरग्रीन क्या होता है? जो हमेशा रहने वाला है, हमेशा ऐसे ही बना रहेगा, वो एवरग्रीन होता है। तो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन इट इज अबाउट द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, मिस्टर एम एस स्वामीनाथन, जो कि रिसेंटली अभी ही पास अवे, और उन्हीं को डेडिकेटेड ये एडिटोरियल है। आइए जरा देखते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। Most fitting tribute to M.S. Swaminathan would be to restore centrality of science and scientist in agriculture. क्या कहता है कि मोस्ट फिटिंग ट्रिब्यूट, सबसे ज्यादा फिट होने वाला ट्रिब्यूट किसको? एम एस स्वामीनाथन को। क्या होगा? वुड बी होगा। क्या होगा? टू रिस्टोर, रिस्टोर किया जाए किसको? सेंट्रलिटी ऑफ साइंस को और साइंटिस्ट को। किसमें? एग्रीकल्चर में। कि साइंस को आप मेन हीरो समझो, साइंटिस्ट को मेन हीरो समझो एग्रीकल्चर के अंदर। उनको काम करने देना चाहिए, उनको मेजर रोल देना चाहिए। इस बारे में है ये एडिटोरियल। चलिए शुरू करते हैं। एम एस स्वामीनाथन मे नॉट हैव डेवलप्ड द हाई यील्डिंग व्हीट वेराइटीज। एम एस स्वामीनाथन ने भले ही डेवलप नहीं किया था हाई यील्डिंग व्हीट वेराइटीज दैट अशर्ड इन। अशर इन क्या होता है? अशर इन मतलब होता है जो इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो भले ही एम एस स्वामीनाथन ने डेवलप नहीं किया था उन हाई यील्डिंग व्हीट वेराइटीज की जिसकी शुरुआत की गई थी, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया की ग्रीन रिवॉल्यूशन में ड्यूरिंग द मिड एंड लेट 60s। द वेराइटीज, वो वेराइटीज दैट फार्मर्स सोड, जिन्हें फार्मर्स बोते थे, वर ओरिजिनली ब्रेड इन मैक्सिको। मतलब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम की बात है कि वो वेराइटीज जिन्हें फार्मर्स बोते थे, इली वो कहाँ पे प्रोड्यूस की गई थी? मेक्सिको में, बाय द लेजेंडरी नॉर्मन बरलॉग। इवन द सब्सिक्वेंट ब्लॉकबस्टर वेराइटीज सच एस कल्याण सोना एंड सोनालिका दैट प्रोड्यूस्ड अंबर कलर्ड ग्रेन with better chapati making quality than the red Mexican wheat were bred by men the likes of V.S. Mathur, S.P. Kohli and D.S. Athwal, not as well known in the popular imagination. अब ये वाली जो मेक्सिको वाली ब्रीड है उसकी तो बात हम कर चुके हैं, उसको हटाओ। उसके साथ ही साथ उसके बाद जो आने वाली सब्सिक्वेंट ब्लॉकबस्टर वैरायटीज थी, जैसे कि कल्याण सोना, सोनालिका, जिन्हें जो कि क्या करती थी? अंबर कलर्ड का ग्रेन बेटर चपाती मेकिंग क्वालिटी के साथ प्रोड्यूस करती थी। अंबर कलर्ड मतलब क्या होता है? येलोइश ब्राउन कलर। ठीक है, उस कलर के ग्रेन ये देती थी अच्छी क्वालिटी के साथ। ठीक है, किसकी तुलना में? रेड मैक्सिकन व्हीट की तुलना में। उन्हें किसने बनाया था? उन्हें किसने प्रोड्यूस किया था? तो वीएस माथुर, एसपी कोहली, डीएस अथवाल जैसे लोगों ने इसे प्रोड्यूस किया था। नॉट एज वेल नोन इन द पॉपुलर इमेजिनेशन। इन लोगों को उतना लोग नहीं जानते, इतने ये पॉपुलर नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किए थे। स्वामीनाथन की रोल वाज इन रिकॉग्नाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ द न्यू जेनेटिक स्ट्रेन्स। स्वामीनाथन का जो की रोल था वो क्या था? पहचानने में, रिकॉग्नाइज करने में। क्या पहचानने में? पोटेंशियल किसका? न्यू जेनेटिक स्ट्रेन्स का या फिर प्लांट टाइप का, जो कि रिस्पॉन्सिव थी किसके लिए? टू इंक्रीज फर्टिलाइजर एंड वाटर एप्लीकेशन। ज्यादा फर्टिलाइजर, ज्यादा पानी डालो, ज्यादा आपको उपज मिलेगी। ठीक है, तो ये पोटेंशियल पहचाना था किसने? एम एस स्वामीनाथन ने। एंड डिवाइजिंग ए कोहेरेंट स्ट्रेटजी, और डिवाइस करने में, डिवाइस डिवाइस करना मतलब करना, कोई चीज आप कर रहे हो, प्रयोग में ला रहे हो। ठीक है, डिप्लॉय कर रहे हो। एंड डिवाइजिंग अ कोहेरेंट स्ट्रेटजी फॉर देयर इंट्रोडक्शन, और एक बढ़िया स्ट्रेटजी लेके आए उन बीजों के इंट्रोडक्शन के लिए। एंड लार्ज स्केल प्लांटिंग बाय फार्मर्स। ही वॉज अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ समवन, वो एक रेयर कॉम्बिनेशन थे ऑफ समवन हु वॉज अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट। अब्रेस्ट मतलब होता है कि उनको नॉलेज था, वो जानते थे ये चीजें। ठीक है, हु वॉज अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर साइंसेस। उनको पता था कि क्या चल रहा है हाल फिलहाल में, क्या नई नई चीजें आ रही हैं। इंक्लूडिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ ड्वार्फ नॉरिन 10 व्हीट जीन्स बाय अमेरिकन रिसर्चर्स। उन्हें यह भी पता था कि उस टाइम पे नोरिन 10 व्हीट जीन्स को यूज किया जा रहा है बाय अमेरिकन रिसर्चर्स। और रेयर कॉम्बिनेशन और किसका थे? ऑफ समवन हु कुड आल्सो वर्क थ्रू द ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट फॉर ट्रांसलेटिंग हिज स्ट्रेटेजिक विजन इनटू फार्मर्स फील्ड। अब देखो, ये एज अ साइंटिस्ट आप क्या कर सकते हैं? आप बस नई नई चीजें लाके दे सकते हो, है ना? आप स्ट्रेटजी बना के दे सकते हो, लेकिन अगर आपकी आगे पहचान नहीं है, आप आगे काम नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी स्ट्रेटजी धरी की धरी रह जाएगी, एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट एक्शन कौन लेगा? ब्यूरोक्रेट और ये पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट भी लेगा। तो स्वामीनाथन जो है, उनको वो बहुत अच्छे से काम करते थे ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी, और इस वजह से इनकी ये जो स्ट्रेटजी थी सिर्फ स्ट्रेटजी ही नहीं रही, साथ में उस वो खेतों में दिखी उनकी स्ट्रेटजी। ओके, ये था आपका पहला पैराग्राफ। नेक्स्ट पे आते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर टुडे लैक्स अ चैंपियन।
इंडियन एग्रीकल्चर आज के टाइम में लैक करता है, इंडियन एग्रीकल्चर को आज के टाइम में कमी है एक चैंपियन की जो परस्यू करे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स फॉर द सेक्टर। कौन सा सेक्टर? ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, विथ मिशनरी जील लाइक स्वामीनाथन। एक ऐसे चैंपियन की जरूरत है इंडियन एग्रीकल्चर को आज के टाइम में जो परस्यू करे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव फॉर द फार्मिंग सेक्टर, बिल्कुल उसी मिशनरी जील के साथ जैसा कि स्वामीनाथन के पास था। इट इक्वली लैक्स, साथ ही और क्या लैक करता है? कमिटेड मिनिस्टर्स एंड सिविल सर्वेंट्स लाइक सी सुब्रमण्यम एंड बी शिवा रामकृष्णन, जिन्होंने वैल्यू किया साइंटिफिक ओपिनियन को एंड कुड टेक बोल्ड डिसीजंस। उसी बोल्ड डिसीजन का एक एग्जांपल क्या है? जैसे कि इंपोर्टिंग 18,000 टन्स ऑफ सीड्स ऑफ बरलॉक्स मैक्सिकन व्हीट इन 1966। 1966 में ये जो बरलॉक थे उनका मैक्सिकन व्हीट था, तो उसका 18,000 टन इन्होंने इंपोर्ट किया था। इट वाज इंडीड अ बोल्ड डिसीजन। Contrast that informed resoluteness with the current procrastination over genetic modification and new breeding technologies. लेकिन आज के टाइम में क्या है, चीजें थोड़ी सी उल्टी हो गई हैं। अब आज के टाइम में हम साइंटिफिक चीजें थोड़ा सा इग्नोर करना चाहते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन को के ऊपर हमारा क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन है कि कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा। जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम कर तो देते हैं बीज में, लेकिन फिर होता है कि इसका हार्म क्या होगा, ये हार्म कर सकता है। आपने ध्यान दिया होगा बहुत ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें नहीं है हमारे पास, है ना। आपने सुना होगा भाई एक बीटी कॉटन ही सुना होगा, ठीक है। लेकिन खाने के मामले में बीटी जो ब्रिंजल है उस पे भी कभी कभी इधर बैन लग गया उधर बैन लग गया, कुछ चीजें होती रहती हैं। ओके, तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन ही है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन के फील्ड में हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। नई ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज को हम ज्यादा भाव नहीं देते हैं। अ डॉडलिंग बेस्ड ऑन साइंस एज मच एज अनसब्सटेंशिएटेड फियर्स ऑफ अननोन। डॉडलिंग मतलब होता है टाइम वेस्ट करना, टाइम पास करना, ठीक है। तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम खाली यही सोच रहे हैं कि क्या होगा, कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, कैसे हैंडल करेंगे। ये अनसब्सटैंशिएटेड फियर से अननोन का ये सारी चीजें हम आज के टाइम में लेके चल रहे हैं। द मोस्ट फिटिंग ट्रिब्यूट टू स्वामीनाथन वुड बी टू रिस्टोर द सेंट्रलिटी ऑफ साइंस। सबसे ज्यादा फिटिंग ट्रिब्यूट होगा स्वामीनाथन के लिए, वो क्या होगा कि हम सेंट्रलिटी ऑफ साइंस को रिस्टोर करें, साइंस को रखे सेंटर में, साइंटिस्ट को रखे सेंटर में, किस चीज में? एग्रीकल्चर में। And like him, और उनकी ही तरह, to trust the wisdom of ability of the Indian farmer to adopt and adapt to new technologies। और उनकी तरह हम ट्रस्ट करें किसमें? विजडम में। विजडम को ट्रस्ट करें, एबिलिटी को ट्रस्ट करें। किसकी एबिलिटी? इंडियन फार्मर की। क्या करने के लिए? अडॉप्ट। अडॉप्ट मतलब किसी चीज को अपनाना, कोई नई टेक्नोलॉजी है उसको अपनाना। और अडेप्ट मतलब उसके अनुकूल बन जाना, ठीक है, उसको अपना के उसके अनुकूल बन जाना। किसको? न्यू टेक्नोलॉजीज को। ओके, ये था आपका सेकंड पैराग्राफ। अब थर्ड पैराग्राफ में बात करेगा थोड़े से दिक्कतों की कि हम आज के टाइम में अगर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है पहले के टाइम में और आज के टाइम में। ओके, द बरलॉक स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन स्ट्रेटजी बेसिकली रिलाइड ऑन, ये जो बरलॉक स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन स्ट्रेटजी थी वो बेसिकली रिलाई करती थी, निर्भर थी किस पर? ब्रीडिंग वेराइटीज दैट वुड प्रोड्यूस मोर ग्रेन विथ मोर फर्टिलाइजर। किस पर निर्भर थी? ऐसी वेराइटीज ब्रीड करने पे जो कि प्रोड्यूस करता मोर ग्रेन विथ मोर फर्टिलाइजर। जितना फर्टिलाइजर डालो उतना ग्रेन देगा, स्पेशली नाइट्रोजन एंड वाटर एप्लीकेशन, ठीक है। दैट सिंपल मोर इनपुट मोर आउटपुट स्ट्रेटजी हैज प्रोबेबली रन इट्स कोर्स। वो जो सिंपल मोर इनपुट एंड मोर आउटपुट स्ट्रेटजी थी वो शायद अपने रास्ते पे चली। आज के टाइम में लेकिन चैलेंज क्या है? टुडे द चैलेंज इज ब्रीडिंग फॉर क्लाइमेट चेंज। अब हमें क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए ब्रीड करना है नई सीड्स को, एंड इम्प्रूविंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखना है और साथ ही साथ वाटर और न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी को भी ध्यान में रखना है। आपको पता है पानी की कमी है, बिल्कुल है। और न्यूट्रिएंट्स जो है, अब जो फर्टिलाइजर्स है वो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग रन में मिट्टी को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, सॉइल्स को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब क्या देखना होगा कि कम पानी और कम खाद में अच्छी फसल हो जाए। उस हिसाब से अब हमें साइंस और ये एग्रीकल्चर को साथ में लेके चलना होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो क्लाइमेट चेंज के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है कि शॉर्ट विंटर्स, टेम्परेचर स्पाइक्स, फ्यूअर रेनी डेज, एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन वर रिलेटिवली अननोन फिनोमिना ड्यूरिंग स्वामीनाथन्स टाइम। उस टाइम में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था तो क्लाइमेट वैस ऐसा नहीं था जैसा आज के टाइम पे है। शॉर्ट विंटर्स, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ज्यादा है टेम्परेचर, फ्यूअर रेनी डेज, कभी सूखा है, कभी एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन है, ठीक है। तो ये सारे फिनोमिना उस टाइम पे उतने नहीं थे। तो
इसलिए क्लाइमेट चेंज को देखते हुए भी हमें टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए, टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, लेस इनपुट मोर आउटपुट, कम से कम हम इनपुट करें, ज्यादा से ज्यादा हमें आउटपुट मिले। स्वामीनाथन वाज राइट अबाउट द ग्रीन रिवॉल्यूशन। स्वामीनाथन बिल्कुल सही थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। इट टर्न्ड इंडिया फ्रॉम अ शिप टू माउथ इंपोर्टर टू अ कंट्री दैट बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इंडिया को बदल दिया एक ऐसे देश से जो इंपोर्ट करके खाती थी। शिप टू माउथ का मतलब समझना, इंपोर्ट किससे करोगे? शिप से ही ना। शिप लेके आएगा ढेर सारा खाना और फिर आपने शिप से उठाया और मुंह में डाल लिया, मतलब आप इंपोर्ट करके आप इंपोर्ट पर निर्भर थे। ठीक है, तो इंपोर्टेड से हम क्या बन गए? सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। अब हमारे पास क्या हो गया था? ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से सेल्फ सफिशियंसी हो गई थी। ही वॉज इक्वली राइट, वो बिल्कुल सही थे अबाउट एमिंग फॉर एन एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन को एम करने में वो बिल्कुल सही थे। विच इन हिज वर्ड्स, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या था? इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी इन परपिचुइटी विदाउट इकोलॉजिकल हार्म। कि प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट हो और हमेशा हो, लेकिन उससे इकोलॉजिकल हार्म ना हो। जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो पहला हुआ था, वहां पे क्या था कि ढेर सारा खाद डालो, ढेर सारा उपज मिलेगा। तो ढेर सारा जो खाद था, ओवरऑल वो जाके आपके एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता, नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इकोलॉजिकल हार्म भी ना हो और इम्प्रूवमेंट भी हो। ये था आपका आज का एडिटोरियल। अगर कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रहेगा। बाय बाय, टाटा, जीत टेक की केयर। हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।